ये जगदीश्वर चतुर्वेदी की डायरी का नया एपिसोड है और इसमें आज हम बात करेंगे कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था 2013 में, नवंबर दिसंबर 2013 के लहर लाहक पत्रिका के अंक में वो छपा था। और ये एक इंटरव्यू लिया था डॉक्टर बृजमोहन सिंह ने, जो जेएनयू से पढ़े हैं और वहाँ हिंदी ऑफिसर थे कलकत्ते में और तमाम पत्रिकाओं में लिखते रहे। तो ये इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कलकत्ता से जुड़ी हैं वे इसमें आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू मेरी अपने कलकत्ता संबंधी जो परसेप्शन है मेरा, उसका भी एक हिस्सा है। तो वो इंटरव्यू पूरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं बृजमोहन सिंह ने पहला सवाल ये किया कि भाई जगदीश्वर जी, मैं लगातार प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से कोलकाता को जगाने एवं संवाद का लोकतांत्रिक मंच तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी बात छोड़ भी दूँ तो यहाँ भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शंभुनाथ जी का सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन और डॉक्टर अमरनाथ शर्मा का अपनी भाषा आदि संस्थाएं साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस पूरे माहौल में ऐसा लगा है कि जो छूटा जा रहा है यहाँ वह कौन एसेंस है जो गायब है। इन संस्थाओं की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? मैंने जो इसका उत्तर दिया वो ये कि जो मेरा परसेप्शन था इस सवाल को लेकर, देखिए, भारतीय भाषा परिषद पुरानी संस्थाओं में अकेली ऐसी संस्था है जो अभी सक्रिय है। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन ने अपने तरीके से नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को जोड़ा है। उन्हें लिखने का मंच भी निस्वार्थ भाव से मिलता है। अपनी भाषा भी सकारात्मक भूमिका निभाती रही है। इस तरह ये संस्थाएं साहित्य की प्रायोजक हैं जो साहित्य का प्रवेश बनाने में भूमिका निभाती हैं। साहित्य का प्रवेश पूरा तब होता है जब उत्पादन हो। साहित्य सिर्फ प्रायोजन से विकसित नहीं होता है। आज साहित्य के उत्पादनों को तैयार किया जाना चाहिए जो ये संस्थाएं नहीं कर रही हैं। भारतीय भाषा परिषद ने अपने लंबे इतिहास में अगर 10 लेखकों को भी तैयार किया होता तो बड़ी बात होती। उन्होंने अपने यहाँ कभी भी स्थानीय 5 लेखकों को काम करने का अवसर नहीं दिया। यानी स्थानीय स्तर पर इनके द्वारा तैयार किए गए 5 लेखक भी नहीं हैं। भारतीय भाषा परिषद सेमिनारों पर लाखों रुपया खर्च करती है, पर वह मैनेजर पांडे या वैसे किसी भी लेखक को 5 महीना रखकर काम करवाए एवं 10 लाख रुपए खर्च भी हों तो उस दौरान लिखी गई रचनात्मक पुस्तक उपलब्ध होगी। समकालीन सृजन के पुराने अंकों को देखें तो वहाँ के स्थानीय रचनाकार उससे गायब हैं और कोई भी निबंध, शोध परक आलेख इस पत्रिका में नहीं मिलेगा। वे प्रायोजक उपभोक्ता बनाते हैं, साहित्य का निर्माण नहीं करवा पाते। साहित्य की पहचान तब बनती है जब साहित्य के उत्पादक तैयार किए जाएं, उन्हें संरक्षण दिया जाए। आचार्य विश्वनाथ शास्त्री जीवन भर भारतीय भाषा परिषद से जुड़े रहे पर उनकी किताबें वहां नहीं छप पाई। छविनाथ मिश्र के लिए परिषद ने क्या किया? छेदीलाल गुप्त की रचना के प्रकाशन में उनके जुड़े संगठनों ने क्या किया? साहित्य संस्थाओं ने क्या किया? एक हम लोगों के गुरु नामवर जी थे जिन्होंने किसी साहित्यिक आयोजन के लिए छात्रों से चंदा तक नहीं मांगा। किसी सेमिनार में श्रोताओं की संख्या बढ़ाने के लिए छात्रों को अलग से नहीं बुलाया, पर स्वतंत्र शिष्यों का निर्माण किया। पर आज जब मैं अपने कलकत्ता के विश्वविद्यालय में देखता हूं तो शिक्षक साहित्यिक आयोजनों, मेले के लिए चंदा लेते हैं। वे जिस सेमिनार में जाते हैं उसमें छात्राओं और शोधार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए ताकतपूर्वक आने के लिए वादी करते हैं। आज कोलकाता में पैसे की कमी नहीं है और मैंने जनवादी लेखक संघ के लिए छात्रों से कभी पैसे नहीं लिए जब मैं जनवादी लेखक संघ कलकत्ते का सेक्रेटरी था। वे चाहें
तो आए, यानी छात्र सुने, भाग लें, या ना आए तो उनकी मर्जी। आज कलकत्ता में साहित्य के भीतर कृतार्थ करने वाली संस्कृति है। अगर जो छात्र चंदे देते हैं, आपकी गोष्ठियों में आते हैं, तो आप उन्हें परीक्षा में फेल नहीं करा सकते। नौकरी में इंटरव्यू देने के समय आप उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह आप साहित्य में लेखक और पाठक का रिश्ता नहीं, बल्कि स्वामी का रिश्ता बनाते हैं, जहां गोष्ठियों में न आने पर छात्रों के नंबर काट लिए जाते हैं, चयनकर्ता होने का भय दिखाया जाता है। पिछले 20 सालों से लेकर आज तक कोलकाता की इस प्रवृत्ति में साहित्य के इस प्रायोजन ने साहित्य को क्षति पहुंचाई, और भारतीय भाषा परिषद द्वारा कोलकाता के विश्वविद्यालय के लेखकों को बुलाने का उद्देश्य और कमेटियों में रखने का उद्देश्य संख्या बढ़ाना और भीड़ जुटाना है। वे ना समझ नहीं जानते कि साहित्य का आधार लेखन होता है, संपर्क और संबंध नहीं होते। बृजमोहन सिंह ने एक दूसरा सवाल किया। उनका सवाल यह था कि कोलकाता के रचनाकार ये आशा करते हैं कोलकाता के आलोचक उनकी रचनाशीलता के बारे में लिखें, उनको पढ़ें। कोलकाता में रहकर ही अलका सरावगी, मधु काकरिया आदि अनेक नाम हैं जो अपनी रचनाशीलता के बल पर आगे बढ़े हैं। कोलकाता की रचनाशीलता के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा उत्तर यह था कि मेरा मानना है कि कोलकाता ऊर्जावान शहर है। कोलकाता में नाट्य शोध संस्थान के द्वारा डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल ने श्रेष्ठ काम किया है। सृजनात्मक लेखन में स्त्रियां ज़्यादा आगे रही हैं। प्रभा खेतान, अलका सरावगी, मधु काकरिया आदि स्त्री लेखिकाओं ने पुरुष लेखकों की तुलना में ज़्यादा सशक्त काम किया है। कह सकते हैं कोलकाता प्रो वुमेन शहर है। यह जो स्त्रीवादी संस्कृति है उसके पीछे वामपंथ द्वारा निर्मित वातावरण है, जहां प्रभा खेतान जैसे लोग नए विचारों, आधारों से सृजित परिवेश में लेखन कर पाई, और वह लेखन कोलकाता में ही रहकर किया जा सकता है। सबसे मुश्किल बात यह है कि साहित्यिक आलोचना के स्तर का जो विकास होना चाहिए वह कोलकाता में नहीं हुआ। पिछले 70-80 के दशक में देखें तो कोई भी अच्छा शोध कलकत्ता के किसी पुरुष लेखक ने या विश्वविद्यालय से जुड़े किसी प्रोफेसर ने भी नहीं किया। बेहतर होता कि निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की जगह कल्याणमल लोढ़ा लिखते। इस तरह पुरुषों के द्वारा लिखी गई आलोचना कमजोर आलोचना रही। यहाँ का कोई भी लेखक राष्ट्रीय स्तर पर पॉलेमिक्स या साहित्यिक हस्तक्षेप करता नजर नहीं दिखाई पड़ता। जब मैंने कोलकाता में स्त्रीवादी विमर्श पर, यानी इसी नाम से मैंने पुस्तक लिखी, तो लोगों ने उपहास किया कि यह भी कोई विमर्श है। आज वही लोग सबसे ज्यादा स्त्री पर भाषण दे रहे हैं। वहां की जो महिला लेखिकाएं हैं वे पढ़कर मेहनत करती हैं। वहां के आलोचक आज की जरूरत के हिसाब से मेहनत ही नहीं करते। आधुनिकतावाद पर बोलना है तो किताब खरीदेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, पर जो चीज बिना पढ़े बिना जाने बोली जाएगी तो वह एक तरह से जो वक्तव्य होगा वो खोखला होगा। हिंदी के पुरुष लेखक बंगला विमर्श से अलग हैं। वे कलकत्ता की राजनीति पर कभी नहीं लिखते। लेखक जिस समाज में रहता है उस समाज के बारे में राय व्यक्त करे। अगर कोलकाता में रहता है तो उस पर राय देनी होगी। लेखक पार्टी का गुलाम नहीं होता। हिंदी पुरुष लेखक न बंगाल से सीखे, न बंगाली समाज संस्कृति से सीख पाए। आज बंगला रंगमंच के पास दर्शक हैं पर हिंदी रंगमंच के पास दर्शक नहीं है। अगर हिंदी भाषा भाषी बंगला रंगमंच सीरियल से कटे हैं तो आदान प्रदान कैसे होगा? कोलकाता के लेखकों को सामने के यथार्थ से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। यहाँ के लेखक स्थानीय मुद्दे पर स्केप करते हैं। यहाँ एक तरह का अनक्रिटिकल वातावरण है जो कि हिंदी भाषी लेखकों और नौजवानों में है। यहाँ सबसे बड़ी दुर्घटना यह हुई है कि लेखक मर गया है। कहने के लिए सतह पर लेखक, उनके तमझाम, उनके तमाम आयोजन होते रहते हैं, लेकिन लेखक की पहचान होती है अपने परिवेश में जो राजनीतिक सांस्कृतिक प्रश्न है उनमें हस्तक्षेप करके। आप अगर
उसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो आपकी पहचान नहीं होती। हिंदी भाषी लेखक की पहचान बंगाल में नहीं बनी। यहां के लेखक अपना पैसा देकर किताबें छपवाते रहे हैं। प्रभाकीतान ने कहा था कि मैंने अपनी हर पुस्तक पैसा देकर छपवाई। बाहर के प्रकाशक पैसे नहीं देते। राजकमल, वाणी प्रकाशन जैसे प्रकाशन पैसे लेकर किताबें छापते हैं। अपनी पहचान बनाने की कोशिश यहाँ के लेखकों ने नहीं की। कोलकाता के लेखक, आलोचक, प्राध्यापक गोष्ठी के प्रधान वक्ता, अध्यक्ष बनने में ही आनंद पाते हैं। कोलकाता के अधिकांश पुरुष लेखक लेखन में निवेश से जान छुड़ाते हैं एवं रचनात्मक निवेश से भागते हैं। इन पुरुष लेखकों की व्यक्तित्वहीनता का कारण पाठ्यक्रम केंद्रित गोष्ठियों में व्यस्त रहा है। साहित्य के विकास में पाठ्येतर कर्म की बड़ी भूमिका है। हमें इन कारणों की खोज करनी चाहिए कि यहाँ के लेखकों, प्रोफेसरों का व्यक्तित्व क्यों नहीं बना। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं जिससे पता चलता है कि यहाँ के हिंदी विभागों में शोध प्रविधि की सामान्य जानकारी नहीं थी। मेरे विश्वविद्यालय में आने के बाद संभवतः शोधार्थियों का पहला बैच, या जहाँ कोलकाता की एक प्रख्यात महिला कथाकार किसी निर्देशक सहकर्मी के अधीन, जो आज विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में हैं, शोध कार्य कर रही थी। जब मैंने उनका शोध प्रबंध देखा तो संदर्भों के उद्धरण, कार्य एवं अन्य चीजें शोध प्रविधि के मानक सिद्धांतों से अलग थीं, जिसमें मैंने सुधार का सुझाव दिया और तकनीक भी बताई। उसने अपने शोध निर्देशक को मेरी बताई हुई बातें कहीं, मेरी बातें हवा में उड़ा दी गईं। उस समय विदेशी एक्सपर्ट होते थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। शोध प्रबंध विदेश से रिजेक्ट होकर आ गया। ऐसी स्थिति थी कि अक्ल की बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं, और कूपमंडूकता का यह स्तर की अक्ल की बात को भी तत्काल रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरी घटना थी जहां एसएफआई का एक छात्र नेता और वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय का प्राचार्य अध्यापक उसके अंदर में शोध कार्य कर रहे थे, वह भी शोध प्रबंध रिजेक्ट होकर आ गया। अगर किसी के पास यह जानकारी व ज्ञान है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार शोध प्रविधि में काम किया जाए, तो उसे सीखने के लिए भी तैयार नहीं। उसके साथ वे लोग किसी सुधार एवं अच्छे काम में तरह तरह से बाधा देते हैं। शोध प्रबंध में उद्धरण को कैसे उद्धृत किया जाए, इसे सीखना तो कोई खराब काम नहीं है। मैं आज भी सीखने के लिए तैयार रहता हूं। ग्रहण करने की भावना अलोकतांत्रिक नहीं है। आपकी पहचान तब बनती है जब आप लोकतांत्रिक और विनयशील हों। ऐसे लोग अन्य का सम्मान नहीं करते। कोलकाता के ऐसे लेखक, आलोचक अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकते रहते हैं। यहां लोकार्पण में किताब के बारे में बात नहीं होती, वरन यह कहा जाता है कि आप बड़े लेखक हैं। यहां बिना किताब पढ़े लोकार्पण होता रहता है। संबंधों के आधार पर लोकार्पण होता रहता है। यहाँ के लेखक थोड़ा लिखकर, जुगाड़ कर, किताब छपवा कर बड़ा लेखक बनना चाहते हैं, पर पुस्तक को तैयार करने में जो शक्ति लगनी चाहिए वे नहीं लगाते। बृजमोहन सिंह ने एक अन्य सवाल किया। उनका सवाल यह था कि आप एक समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में एसएफआई के छात्र नेता और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। छात्र राजनीति के दौर में ही आप पत्रकारिता, मीडिया और स्त्री विमर्श लेखन की शुरुआत कर चुके थे। नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे के छात्र भी रह चुके हैं। आप फिर दिल्ली से कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए। उस समय कलकत्ता का राजनीतिक परिदृश्य एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का साहित्यिक परिदृश्य कैसा था? आज आप 50 से ऊपर किताबें लिख चुके हैं और मुखर आक्रामक वक्ता के रूप में सफल प्रोफेसर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य को आप किस रूप में देखते हैं? मेरा ये 1913 में ये जवाब था। मैंने कहा था कि जब मैंने 1989 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में योगदान दिया एज ए लेक्चरर, जब मैंने नौकरी शुरू की, तो उस समय पूरे पश्चिम बंगाल में कोई प्रगतिशील या वामपंथी शिक्षक नहीं था। मैं अकेला प्राध्यापक था जिसे बाहर से लाया गया। उस समय विश्वविद्यालय में विष्णुकांत शास्त्री
कल्याण में लोढ़ा का गहरा असर था और ज़्यादातर शिक्षक उनके भक्त थे, चेले थे। उस समय पश्चिम बंगाल के कुल 3 विश्वविद्यालयों कलकत्ता, बर्धमान और शांति निकेतन में ऑनर्स की पढ़ाई होती थी। मेरे आने के पहले हिंदी भाषी शिक्षक समाज सक्रिय वामपंथ से दूर था। 1989 के पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य बनने में लोग डरते थे, जो हिंदी भाषी लोग थे। जब मैं पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षक बना तो यहाँ के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा कि बाहर से शिक्षक क्यों लाए। मेरे को छोड़कर कोई भी शिक्षक, सर्वश्री विष्णुकांत शास्त्री, रामप्रीत उपाध्याय, प्रबोध नारायण सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ आदि में से कोई भी सीपीएम का सदस्य नहीं था। मेरे आने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में बदलाव आना शुरू हुआ। यहाँ एमए में 2 साल के बाद परीक्षा होती थी। परीक्षाफल आने में 10 महीने लग जाते थे। 1977 में वाम मोर्चा के आने के बाद भी कोलकाता में यह स्थिति चल रही थी। मैंने हर साल परीक्षा लेने देने के सिद्धांत पर जोर देना शुरू किया। उस समय हिंदी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष हर साल परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे। वे इस विचार को ही रिजेक्ट करते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम 1989 में 38 साल पुराना चल रहा था। मैंने हिंदी में सालाना परीक्षाएं आयोजित करने और पाठ्यक्रम में बदलाव की लगातार मांग की। विद्यार्थियों के हड़ताल पर जाने और वाइस चांसलर पर दबाव बनाने के बाद स्थितियां बदली। पिछले 22 सालों में 5-6 बार बदलाव हो गया। और इस बात पर था कि बदलाव आरंभ हो। मेरा जोर इस बात पर था। हमने वाम मोर्चा की आंतरिक समितियों में इस बात को उठाया और कन्विंस किया उन लोगों को। परिणाम स्वरूप नीति निर्धारण शिक्षा प्रकोष्ठ में हिंदी के प्रसार को महत्व देने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, बारासात और उत्तर बंगाल में विश्वविद्यालय आदि में हिंदी विभाग खोला गया। वे कार्य बहुत सकारात्मक ढंग से हुए। उस समय विश्वविद्यालय में अच्छे लोग थे पर संरचनात्मक परिवर्तन से डरते थे। मेरे प्रयासों से हिंदी का एक्सपोजर बढ़ा। 1989 तक पश्चिम बंगाल में नौकरी में SC/ST का आरक्षण नहीं था। मेरे उठाए गए प्रयासों से बाद में यह संभव हुआ और इसे कॉलेज सर्विस कमीशन में भी लागू किया गया। बृजमोहन सिंह ने अगला सवाल किया कि क्या आप जो बदलाव लाना चाहते थे उसमें सफल रहे। मेरा उत्तर था कि विश्वविद्यालय अपने विभागों की मदद करते हैं, वे विभाग की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करते। ये अच्छी बात है कि पठन पाठन में विभागों को स्वायत्तता मिलती रही है। मेरे आने के पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के लोगों को यह पता नहीं था कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म क्या है। मैंने पाठ्यक्रम में आधुनिक आलोचना विषय को इंट्रोड्यूस किया। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना या साहित्य का समाजशास्त्र भी कोई अनुशासन है, यह किसी को पता नहीं था। भाई साहब अभी भी, मतलब बृजमोहन सिंह ने बीच में हस्तक्षेप करके कहा, भाई साहब अभी भी आपके विश्वविद्यालय में आपको छोड़कर लगभग सारे अध्यापक, प्रोफेसर मूलतः इस अनुशासन से अनभिज्ञ, दोनों ओर से क्षणिक चुप्पी और हम लोग हंसे। मैंने आगे कहा कि यहाँ हमारे आने के बाद एमफिल का नया कोर्स बना। साहित्य का समाजशास्त्र पहले कभी नहीं था ही नहीं। नई आलोचना आदि तमाम विषय जुड़े। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बार मैंने शास्त्री जी से पूछा कि आपके पास मिखाइल वाकतिन की किताब है। शास्त्री जी ने कहा, बेटा पहली बार मैंने नाम सुना है। मुझे आश्चर्य लगा कि साहित्य सिद्धांत के विख्यात विचारक आलोचक की जानकारी हमारे विभाग के प्राचार्य को नहीं है। उसी तल पर भाषा विज्ञान का भी विभाग था। तत्कालीन विभागाध्यक्ष ने पूछने पर बताया कि उनके यहाँ किताबें उपलब्ध हैं, सुविधानुसार पढ़ सकते हैं। एक ही तल पर 2 स्थितियां, 2 गैप। यह मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था। गोल्डमैन, लूसिए गोल्डमैन आज सब पहली बार जाने गए। मुझे संरचनात्मक पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली को शुरू करने में दबाव का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी दबाव था। अब सेमेस्टर प्रणाली लागू होने पर हर 6 महीने में परीक्षा का परिणाम आना संभव हो पाया है।
ब्रिजमोहन सिंह ने अगला सवाल किया कि आज पूरे देश में सांप्रदायिकता का नया उभार दिख रहा है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस और गुजरात नरसंहार से जुड़ी ताकतें पुनः भारत पर शासन का मंसूबा बना रही हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बना रही है। जहां अधिकांश मंत्री भ्रष्टाचार के दागों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के भीतर बढ़ते भ्रष्टाचार ने सांप्रदायिकता को और मुखर तथा आक्रामक होने का मौका दे दिया है। आपकी राय क्या है? मैंने उस समय कहा था कि मुझे लगता है कि इस पर कम बात की गई है। सांप्रदायिकता फैलाने वाले शासकों में भी भ्रष्टाचार था, इसे सब जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष दलों में भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सेकुलर और सांप्रदायिक दोनों में है, पर जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही है। सेकुलर पार्टियां भारतीय संविधान के अनुकरण की बात करती हैं, पर बीजेपी का रुख संविधान विरोधी है। आपको याद होगा कि माननीय अटल जी ने एनडीए के 5 साल के शासन में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन की कोशिश की। आज सवाल है कि भारत के जनतंत्र को कैसे चलाया जाए। संविधान के तंत्र से जनतंत्र संचालित होता है और जनता से भी संचालित होता है। आज सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, संविधान को बचाने का है। आपातकाल इमरजेंसी को छोड़ दें तो कांग्रेस को बार बार मौका मिला है कि वह संविधान के संरक्षक की भूमिका अदा करती रहे। आने वाले समय में सेकुलर ढांचे को बनाए रखने की चुनौती है और आज सबसे बड़ा खतरा यह है कि संविधान रहेगा या नहीं, जिस पर जनता या लोग ध्यान नहीं दे रहे जितना उन्हें ध्यान देना चाहिए। अगर एनडीए दोबारा जीत जाता है तो संविधान नहीं बचेगा। अटल जी के हार का कारण मात्र यह नहीं था कि सरकार निकम्मी थी, कांग्रेस भी निकम्मी है। मूल सवाल संविधान और धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सिविल कोड की बात करते हैं और दूसरी तरफ संविधान की दुहाई भी देते हैं। भारत में 750 से ज़्यादा जाति समूह हैं और हमारा संविधान समस्त भाषिक, जातिक और सांस्कृतिक समुदायों को, अल्पसंख्यक समुदायों को, अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा, जनजाति समूहों को संरक्षण देता है और सिविल कोड में यह संरक्षण संभव नहीं है। आज समाजवादी, वामपंथी स्वाभाविक सहयोगी हैं जो संविधान बचाने की बात करते हैं। अगर नया मोर्चा, नई सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान को बचाना है, चाहे कोई गठबंधन में रहकर बचाए या बाहर से समर्थन देकर बचाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के दंगे के केस राज्य के बाहर निपटाने को भेजे, जहां पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली का गुजरात की सरकार से विश्वास उठ गया है। संविधान पर दूसरे का खतरे का परिदृश्य जिस तरह जनता के बीच उठना चाहिए था वह उठ नहीं रहा है। ब्रिजमोहन सिंह ने अगला सवाल किया कि इधर कुछ दिन पहले जनसत्ता के संपादक ओम थानवी के साथ आपका फेसबुक पर लंबा प्रतिवाद चला था। इधर जनसत्ता में यह भी देखने में मिला है कि कुछ ऐसे लेख छपते रहे जिसका लक्ष्य साहित्य की सामाजिकता, मार्क्सवाद और प्रगतिशील जनवादी मूल्य वाले लेखकों की घटिया आलोचना है। लगता है जैसे इन लेखकों को मूल विषय की समझ ही नहीं है। आज कुछ लेखक, श्री भगवान सिंह आदि का एक ही काम रह गया है कि मार्क्सवाद का विरोध कर हर हालत में इस विरोध को प्रचारित किया जाए और परोक्ष रूप से प्रतिगामी एवं यथास्थितिवादी विश्व दृष्टि का प्रचार किया जाए। आपकी क्या राय है? मेरा उत्तर था कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे मार्क्सवाद विरोधी लेख ज़्यादातर मार्क्सवाद एवं समाजवादी व्यवस्था के बारे में अज्ञान परक तथ्यों और उसकी जानकारी से भरे होते हैं। पहले ये लोग करते ही हैं कि मार्क्सवाद विरोधी लेखक समाजवादी देशों की सूचना एकत्र कर मार्क्सवाद को का विरोध करते हैं, लेकिन वो मार्क्सवाद को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। मार्क्सवाद का विरोध करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए मार्क्सवाद को तो पढ़ा जाए। पर आजकल के लेखक बिना पढ़े मार्क्सवाद को, उसका खंडन करते हैं
और विरोध करते हैं, जिन्हें तथ्यों की सामान्य जानकारी भी नहीं है। ऐसे लोगों के पास कॉमन सेंस भी नहीं है। समाजवादी व्यवस्था के विघटन के दौर यानी 1984-85 के बाद यह लगा कि अब इस दुनिया में मार्क्सवाद लौटकर नहीं आएगा, समाजवाद धराशायी हो गया। इन सब स्थितियों का अध्ययन, आलोचना के जरिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि अगर हम देखें ध्यान से कि लैटिन अमेरिका में 1984-85 के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रेडिकल चुनाव जीत कर आएंगे। रेडिकल से मेरा मतलब है कम्युनिस्ट। लेकिन लैटिन अमेरिका में अधिकांश तो देशों में जो लोग जीत कर आए वे मार्क्सवाद के समर्थन से और मार्क्सवाद के प्रतिनिधि के नाते जीत कर आए। इसलिए मार्क्सवाद का सर्वनाश हो जाएगा, यह धारणा गलत है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 2011 में तुर्कमेनिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहां 25 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। यह भी सच है कि समाजवादी व्यवस्था के पराभव और कम्युनिस्ट शासन द्वारा कुछ लोगों को उत्पीड़ित करने के बावजूद वहां का प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा समाजवादी पैटर्न एवं उद्देश्य पर आधारित दिखाई दिया। तुर्कमेनिस्तान में आज प्रत्येक नागरिक को फ्री घर दिया जाता है। किसी भी पूंजीवादी मुल्क में नागरिक को घर नहीं दिया जाता। वहां राजधानी में देखा गया कि सब घर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और यूरोप एवं दुबई में निम्न मध्य वर्ग के लोगों जैसे हैं। एसी बस में 20-25 किलोमीटर तक ₹1 के भीतर ही आप सफर कर सकते हैं भाड़ा देकर। एसी बस में 20-25 किलोमीटर तक चलना और प्रत्येक नागरिक को हर महीने 120 से लेकर 125 लीटर डीजल और पेट्रोल, फ्री बिजली, ये सामान्य सुविधाएं और प्रोफेसरों से ज़्यादा शोधार्थियों को वहाँ फेलोशिप मिलती है। पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है। वहाँ की पार्टियां, संगठन नागरिक को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रयत्न करते रहे और वहाँ सामाजिक सुरक्षा दी गई है जो कि अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देती। अतः वहाँ के मस्जिद और गिरजाघर अमूमन खाली रहते हैं क्योंकि भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो लोग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की बात करते हैं उस पर सबसे अच्छा काम मार्क्सवादी आलोचकों ने किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, नवजागरण, छायावाद आदि पर जो आलोचनात्मक कार्य किए गए हैं वे सब अच्छे कार्य मार्क्सवादी आलोचकों ने ही किए हैं। हम सब जानते हैं कि आधुनिक काल पर डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा, विष्णु शास्त्री ने अपने पुराने साहित्य पर क्या लिखा, आधुनिक काम डॉक्टर रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध ने किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, नामवर सिंह ने किया जो महत्वपूर्ण था। हिंदी का महत्वपूर्ण आधुनिक मानक लेखन प्रगतिवादी आलोचना या मार्क्सवादी आंदोलन से प्रभावित रहा है। 1980 के पहले सांगठनिक तौर पर लेखक संगठनों में प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ की आवाज संगठित रूप से आती थी जिसमें अब परिवर्तन हुआ है। पहले प्रगतिशील लेखक संघ अकेला संगठित संघबद्ध संगठन था, पर अब लेखकों के तरह तरह के ग्रुप और समूह है। एक ही शहर में लेखकों के 10-10 समूह है। इस तरह के संगठनों में विकेंद्रीकरण बढ़ा है। आज की तारीख में जितनी पत्रिकाएं या साहित्य छप रहा है वह बहुत ज़्यादा है। आज मार्क्सवाद की आलोचना को पुराने तरीके या शीत युद्ध की राजनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आज मार्क्सवाद या प्रगतिशील लेखन हिंदी के किसी भी विश्वविद्यालय में अनटचेबल नहीं है। हम डॉक्टर रामविलास शर्मा नामवर जी से असहमत हो सकते हैं, पर इस बात से कौन इनकार करेगा कि मार्क्सवादी आलोचना ने पूरे देश में अकादमिक परिवेश निर्मित किया और उसमें केंद्रीय भूमिका निभाई। आज हिंदी आलोचना जितनी ताकतवर विधा है जैनर के तौर पर, उतनी बंगला में आलोचना ताकतवर नहीं है। 50-60 के शीत युद्ध के दौर के बाद हिंदी में प्रगतिशीलों का विरोध ध्वस्त हुआ है। अगर मार्क्सवाद अप्रासंगिक है तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2006-07 के मंदी के दौर में बाइबिल के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब कैपिटल थी। दुनिया की आलोचना के नए स्कूलों में जो भी आलोचक हुए हैं वे किसी न किसी रूप से मार्क्सवाद से जुड़े रहे हैं या उससे प्रेरणा ली है। आप मार्क्सवाद को छोड़कर आलोचना में बात नहीं कर सकते। किसी ने चॉम्स्की से पूछा कि मार्क्सवाद का मतलब क्या है। चॉम्स्की ने कहा था कि मार्क्सवाद का मतलब है विकल्पों की व्यवस्था। अच्छे मार्क्सवादी वे हैं जिनके पास अच्छा विकल्प होता है।
हिंदुस्तान के हर महत्वपूर्ण सवाल पर भारत के मार्क्सवादियों ने विकल्प प्रस्तुत किए हैं। मार्क्स की पूजा करना मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्स ने एक पाठक को कहा था कि सब कुछ बदल सकता है पर परिवर्तन का नियम नहीं बदल सकता। पिछले 25-30 साल में मार्क्सवाद में बदलाव आए हैं और पूंजीवाद की ऊंचाई कायम करने का श्रेय अमेरिका से ज्यादा समाजवाद से जुड़े चीन ने किया है। एक अगला प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि बृजमोहन सिंह ने किया कि एक तरफ आपकी छवि मार्क्सवादी अनुशासन के छात्र एवं सक्रिय कर्मी की रही है, आपने मीडिया स्त्री विमर्श के साथ इधर कामुकता, पोर्नोग्राफी एवं परिवार पर काम किया है। कुछ लोगों को लगता है कि मार्क्सवादी सचेत रूप से संघर्ष, धर्मी रचनाओं एवं कार्यों को छोड़कर सेक्स की दुनिया में क्यों सिमटता जा रहा है, जिसे कुछ लोग वैचारिक स्खलन भी मानने लगे हैं। मेरा उत्तर था कि आज इस बात पर सोचने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में पोर्नोग्राफी का रेला इंटरनेट पर आया है। उसके प्रतिवाद में मैंने पुस्तक लिखी। मार्क्सवादियों के बीच स्त्री पुरुष संबंधी विचारों को लेकर विमर्श चलता रहा है। हिंदी में ऐसे विमर्श नहीं आए हैं, पर घर घर में यह समस्या आ गई है और उससे होने वाली दिक्कतों से समाज परेशान हो रहा है। आज भी जो फेमिनिस्ट हैं वे मार्क्सवाद के मित्र या समर्थक हैं। उनके विचारों को केंद्र में रखकर पुस्तकें लिखी गई हैं। हमारे यहाँ बादशाही ने कामसूत्र लिखा है। मिशेल फुको ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी लिखा जो 3 वॉल्यूम में है। उसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया जो कि मैंने किया। सुधा सिंह के साथ मेरी पुस्तक है। हमारे यहाँ भी विमर्श है। गंदे अर्थ में उसका संबंध स्त्री से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कामुकता का सवाल स्त्री का सवाल है, सिर्फ सेक्स का नहीं। यह हिंदी का पिछड़ापन है। अगला प्रश्न था कि मार्क्सवाद में पक्षधरता प्रतिबद्धता का एक विशेष संदर्भ रहा है जिसके केंद्र में जन पक्षधरता जन प्रतिबद्धता मूल रूप से रही है। इधर आपने अपने विभिन्न लेखन संदर्भों में कहा है कि पक्षधरता सामंती मूल्य और लेखक संगठनों में वफादारी बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। जहां लेखक वफादार नहीं बागी होता है, इत्यादि इत्यादि। मेरा उत्तर था कि लेखक संगठनों की समीक्षा की जानी चाहिए। विचारधारा की भी समस्या है। नंदीग्राम के समय बंगाल में बहुत कुछ घट रहा था। वामपंथी लेखक चुप थे। प्रगतिशील लेखक संघ के सचिव के रूप में बृजमोहन सिंह ने कहा कि मैंने विज्ञप्ति दी थी और मैंने गोलीकांड की भर्त्सना की थी। मैंने आगे कहा कि अगर सभी वामपंथी प्रगतिशील जनवादी लेखक बोलते रहते, विरोध करते तो वाम मोर्चा की मदद ही होती। लेखक संगठनों में जो आलोचनात्मकता होनी चाहिए वह औपचारिक बातचीत में तो है, पर प्रकाश्य रूप में जनता के बीच अपनी बात कहने में नहीं है। आज इंटरनेट के युग में उथल पुथल मची है। हमें अपनी बातों में पारदर्शी होना चाहिए। आज वामपंथी लेखकों को चाहिए कि वे अपना ब्लॉग लिखें एवं 500 लेखक भी निकलते हैं तो वामपंथी लेखन का विस्तार ही होगा। नए दौर में लेखक एवं संगठन के संबंधों को परिभाषित करने की जरूरत है, जहां आलोचनात्मक भी होना होगा। आज आपको आलोचना में शिरकत करनी पड़ेगी। जब आलोचना करके निकल जाना अब आलोचना करके निकल जाना नहीं है, वरन उसमें शामिल होना पड़ेगा। लेखक संगठन की वफादारी के साथ आपको पब्लिकली बात करनी पड़ेगी। जहां कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे साफ साफ कहें। अब शीत युद्ध का कॉन्सेप्ट लेकर काम नहीं चलेगा। पहले बाहर आलोचना नहीं कर सकते थे, आज लेखक संघ में रहने का मतलब गूंगा होना नहीं है। एक आखिरी सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, जो कि मैंने सवाल ये था कि इधर कुछ दिनों से कुछ संस्थाएं एवं व्यक्ति हिंदी की बोलियों को भाषा का दर्जा देने के नाम पर हिंदी को मजबूत होने की बात करते हैं, पर उनका जोर जितना हिंदी की मजबूती पर नहीं होता, उससे ज़्यादा जोर हिंदी समर्थक की छवि उभारने और हिंदी वर्चस्ववाद को बनाए रखने तथा कुछ सांप्रदायिक संगठनों से लाभ उठाने की ओर होता है। आपकी क्या धारणा है? मेरा उत्तर था कि एक मार्क्सवादी के नाते सभी बोलियों की समानता की नज़र से देखता हूँ। संविधान में अल्पसंख्यक समूह की भाषाओं के लिए भी जगह है। खड़ी बोली हिंदी
कि विकास के क्रम में विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुल गए, पर क्षेत्रीय स्तर पर बोलियों के अध्ययन की व्यवस्था नहीं है। जहाँ अवधी, भोजपुरी तथा अन्य किसी भी बोली भाषा का अध्ययन भी वहाँ होना चाहिए। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोलियों के न विकसित होने पाने के कारण हिंदी कमज़ोर हुई है। अवधी या भोजपुरी में कविताएं लिखने, साहित्य सृजन से हिंदी कमज़ोर नहीं होती। देश की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी भाषी क्षेत्रों से नए पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। उनकी इच्छा होगी कि वे अपनी भाषा का विकास देखें। हिंदी का बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग हिंदी के साथ नहीं है, पर मराठी, बंगला में वह मिल जाएगा। हिंदी भाषी क्षेत्र के पूंजीपति वर्ग का रिश्ता हिंदी और उसकी बोलियों के साथ कैसे बनता है इसकी, और क्यों नहीं बनता, इसकी खोज की जानी चाहिए। गांधी का घनश्याम दास बिरला, जमुनालाल बजाज के साथ क्या रिश्ता है? इस रिश्ते की पड़ताल डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं डॉक्टर नामवर सिंह ने भी नहीं की। खैर, स्थानीय भाषा का विकास क्षेत्रीय स्तर पर होता है तो हिंदी भाषा का भी विकास होगा। आज भोजपुरी, अवधी की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। ये 2013 का ये इंटरव्यू है जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया।